Hello everyone, welcome to the Drona Science. Today we are here to discuss another important topic which is in news since few days. पिछले 3 साल से हम न्यूज में एक कॉमन चीज देख ही रहे हैं विच इज अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर और इसी वॉर को लेकर कुछ नए फैक्ट्स उठकर आए हैं एंड हाल ही में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर कुछ ड्रोन्स के मदद से स्ट्राइक किया है। इसी चीज को लेकर आज हमारा टोटल डिस्कशन है। तो ये जो ड्रोन स्ट्राइक है, ये ड्रोन स्ट्राइक का नाम दिया गया है बाय यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऑपरेशन स्पाइडर स्वीप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज ने ये चीज को कवर किया है। इसमें इंडिया का रिएक्शन क्या था, इसके अलावा इससे ये जो अटैक है यहाँ से इंडिया का फार्दर एयर डिफेंस सिस्टम में स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इसको लेकर ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑपरेशन स्पाइडर स्वेव जो कि 1 जून रशियन एविएशन डे के दिन, जो कि एक रशियन आर्मी ऑफिसर्स के लिए हॉलीडे था, इंपॉर्टेंट हॉलीडे, इस दिन ये कंडक्ट करवाए गए हैं। रशिया के 4 इंपॉर्टेंट एयर बेसिस के ऊपर ये ड्रोन स्ट्राइक हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट इस वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसके लिए रशिया के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट तो अच्छा खासा पड़ा है एंड इंटरनेशनली ये एक मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक अभी बन चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये अभी हम देखेंगे कि ये जो ऑपरेशन स्पाइडर्स वेव है, इसका टारगेट कौन से जगह पर था एंड कौन से एयर बेसिस को इसके मदद से स्ट्राइक किया गया है, अटैक किया गया है। तो रशिया के 4 इंपॉर्टेंट एयर बेसिस जो बहुत ही बड़े बड़े क्रूज मिसाइल कैरियर्स, एयरक्राफ्ट, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इसको अटैक किया गया है। और ये 4 एयर बेसिस कौन से थे? तो पहला एयरबेस का नाम है ओलेनिया एयरबेस। ओलेनिया एयरबेस जो यूक्रेन से 1900 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ लोकेटेड है और ये कोला पेनिनसुला के ऊपर है एंड यूक्रेनियन बॉर्डर से काफी दूर में है। ये जगह को भी अटैक किया गया है। अच्छा, अभी आते हैं दूसरा एयरबेस। दूसरा एयरबेस का नाम है दियागिलेवो एयरबेस। दियागिलेवो एयरबेस रशिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है जो कि स्ट्रेटेजिक एविएशन ट्रेनिंग के लिए यूज होता था और यहाँ पर है ये दियागिलेवो एयरबेस और ये एयरबेस यूक्रेन से करीब करीब 470 किलोमीटर दूर पे लोकेटेड है। अच्छा, अब तीसरा एयरबेस है बेलाया एयरबेस। ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये अटैक में बन जाते हैं क्योंकि देखो ये रशिया यूक्रेन बॉर्डर से ये रशिया यूक्रेन बॉर्डर से देखो ये यहाँ पर है बेलाया एयरबेस। मतलब इसका जो डिस्टेंस बन जाते हैं यूक्रेनियन बॉर्डर से वो 4000 किलोमीटर बन जाते हैं, 4000 किलोमीटर के आसपास बन जाते हैं और यहाँ पर भी ये अटैक हुआ है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एयरबेस है इवानोवो एयरबेस। इवानोवो एयरबेस ये यूक्रेन से करीब 700 किलोमीटर दूर पर है और ये बेसिकली रशिया के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एयरबेस है। ये इसके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग एयरबेस है, ओलेनिया, इवानोवो, दियागिलेवो एंड बेलाया एयरबेस। ये चारों जगह पर अटैक हुआ है। देख सकते हो टाइम में जो रशिया का प्राइम फोकस था वो था ये रशिया यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर। रशिया अपने सारे जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल वगैरह थे वो सारे यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा हुआ था और यूक्रेन ने बहुत दिन के प्लान के बाद ये 4 जगह को अटैक किया है, जिससे रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा एक आप कह सकते हो घाटा हुआ है। कुछ एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रॉय भी हुआ है। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि कौन से टाइप के एविएशन को डिस्ट्रॉय किया गया है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ये बताते हैं
रशिया के इंपॉर्टेंट 4 टाइप के एविएशन को डिस्ट्रॉय किया गया है, करने की कोशिश किया गया है, और ये सब रशियन टेरिटोरी के अंदर ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के सामने है। बॉर्डर से 4000 किलोमीटर दूर अटैक हो रहा है, 1900 किलोमीटर दूर अटैक हो रहा है, तो सोचो कितना किलोमीटर दूर जाकर फिर ये स्ट्राइक्स हुआ है। अच्छा, देखेंगे कि ये एक एयरक्राफ्ट है Tu-95, जो एक सोवियत एरा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, और ये एक साथ 16 क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, 16 क्रूज मिसाइल को ये कैरी कर सकते हैं। ऐसा एक बॉम्बर को के ऊपर हिट किया गया है। उसके बाद Tu-22M3, Tu-22M3 रशिया के न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट था, और इसको भी अटैक किया गया है। देन उसके बाद A50 का तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा, जो आप डिस्ट्रॉय में सबसे ज्यादा घाटा जिस चीज का हुआ है, ये A50 रशिया में ही 10 A50 ऑपरेशनल थे, और इसमें एक एक का कॉस्ट था करीब $350 मिलियन के आसपास। तो सोचो ये ऐसे एयरक्राफ्ट को भी हिट करने की कोशिश किया गया है। उसके बाद Tu-160, Tu-160 एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट है, और ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के एविएशंस को हिट करने की कोशिश किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चारों के पिक्चर दिया गया है। Tu-95, Tu-22M3, ये है A50, और ये है Tu-160। ये चारों के ऊपर अटैक किया गया है एंड डिस्ट्रॉय भी किया गया है। अच्छा, पार्ट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, द थ्रोनास आपके लिए दिल्ली वाला यूपीएससी प्रिपरेशन का वाइब नॉर्थ बंगाल में लेके आ रहे हैं। अगर आप नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी पे बैठकर यूपीएससी के प्रिपरेशन लेना चाहते हो, तो आज अभी आपके लिए ये पॉसिबल है। आप द थ्रोनास के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के गाइडेंस मिलेंगे, ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू गाइडेंस, आंसर राइटिंग गाइडेंस तो मिलेंगे, और ये सब आपको गाइड करेंगे दिल्ली, कोलकाता एंड सिलीगुड़ी के एक्सपर्ट फैकल्टीज। और ये सब के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बिना देर किए इस नंबर पे कांटेक्ट करो एंड अपना प्रिपरेशन को और भी ज्यादा सिक्योर करो। चलो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये इतना इजी तो नहीं है, क्योंकि यूक्रेनियन बॉर्डर से बहुत दूर जा जाकर ये ऑपरेशंस कंडक्ट करवाया गया है। तो ये ओवरऑल ऑपरेशन कंडक्ट कैसे करवाया गया है, ये हम पढ़ेंगे। तो जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, ये इस स्ट्राइक को एक ब्रिलियंट स्ट्राइक बताते हैं, जिसके लिए करीब 1.5 साल तक प्लानिंग किया गया है। यूक्रेन ने करीब 150 स्मॉल ड्रोन्स, उसके साथ 100 एक्सप्लोसिव को कैरी किया है, स्मगल किया है रशिया के। एंड ये सारे ड्रोन्स को, ये सारे एक्सप्लोसिव को कैसे स्मगल किया गया है, रशियन टेरिटोरी तक कैसे पहुंचाया गया है, एंड ओवरऑल अलग अलग एयर बेसिस के सामने कैसे पहुंचाया गया है, ये जानना होगा। जैसे आप यहाँ पर एक ट्रक देख सकते हो, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे जगह है, ये एक एक करके कैबिन बनाया गया। ट्रक के ऊपर छोटे छोटे वुडन कैबिन बनाया गया। कैबिन के ऊपर वाला हिस्से को पूरी तरीके से कैबिन के ऊपर वाला हिस्से को पूरी तरीके से ढक, और इसी के अंदर जो ड्रोन्स है, ड्रोन्स को छुपाया गया विद द एक्सप्लोसिव, और इसके लिए ये सब वुडन कैबिन वगैरह को कार्गो ट्रक के ऊपर, कार्गो ट्रक्स के ऊपर लोड किया गया। अच्छा, रशियन टेरिटोरी के अंदर से भेजा गया, एंड इसके लिए रशियन ड्राइवर्स को अपॉइंट किया गया, और जिनको, इनमें से कुछ कुछ ऐसे भी थे जिनको खबर ही नहीं था कि ये चीज को लेके जाना कहाँ है और वो क्या चीज लेके जा रहे हैं। एक चीज जो अच्छा किया उन्होंने उन्होंने कोई भी रशियन मिलिट्री एयर बेस पे जाकर डायरेक्टली अटैक नहीं किया। उन्होंने एयर बेस के सामने से ये ड्रोन्स को लॉन्च किया, जो कि जाकर एयर बेस के डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को हिट किया। तो इसके लिए देखो, रशियन सोर्सेस ये कंफर्म करते हैं कि एयरफील्ड के ठीक सामने से, जस्ट आउटसाइड द एयरफील्ड, ये अटैक वगैरह हुआ। सारे जो ड्रोन्स हैं
वो ड्रोन्स ऑटोमेटिक लॉन्च हुआ है। ये जो डेजिग्नेटेड टाइम एक दिया गया था, एक सेट किया गया था, डेजिग्नेटेड टाइम में ये वुडन एयरक्राफ्ट, वुडन जो केबिन बनाया गया था, सॉरी, वुडन केबिन के ऊपर का रूफ अलग हो जाता है, रूफ खोल जाता है। इस रूफ में जो छोटे छोटे ड्रोन्स वगैरह थे वो लॉन्च होना शुरू हो जाते हैं। लॉन्च होने के बाद जो ट्रक्स है वो ट्रक्स ऑटोमेटिकली एक्सप्लोड हो जाते हैं। इसका मतलब ये है वो ट्रक्स में कुछ ऐसा मैकेनिज्म डाला हुआ था जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म था। तो ये ट्रक भी एक्सप्लोड हो गया एंड जो ड्रोन्स है वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो एंड लॉन्च होने के बाद जो जाकर डिफरेंट डिफरेंट एयरबेस पे हमला किया। देखो ये जो ड्रोन्स है ये काम कैसे किया? ये किया जीपीएस के मदद से। और ये जो जीपीएस एडेड ड्रोन्स है ये सारे ड्रोन्स के पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी था ताकि वो रशिया के जैमर को ओवरकम कर सकते हैं और ऐसे करके अलग अलग एयरबेस में ये अटैक करवा दिया गया। अच्छा, इसमें यूक्रेन क्या क्या क्लेम करते हैं कि वो उन्होंने क्या क्या चीज को हिट किया है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये बताते हैं कि 117 ड्रोन्स को इसमें यूज किया गया है एंड ड्रोन्स के ऑपरेटिव्स को भी यूज किया गया है। उसके साथ साथ वो ये भी क्लेम करते हैं कि रशिया के स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स के 34% जो है वो हिट किया गया है। अच्छा, उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि कुछ ऐसे भी एयरबेस था जिसके एकदम सामने रशियन सिक्योरिटी ऑफिस था। बट प्रॉब्लम ये है, इसका मतलब ये है कि रशिया के जो सिक्योरिटी मेजर्स थे उसमें भी कुछ वीकनेस था जिस वजह से एयरबेस के एकदम सामने से ये अटैक वगैरह हुआ है। एंड ये कहा जाता है कि ये जो अटैक हुआ है ये एकदम एयरबेस के सामने के कोई भी फ्यूल स्टेशन, कोई भी रोड लेबाय यहां से अटैक करवा दिया गया है। अच्छा, एटलीस्ट स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को हिट किया गया है यूक्रेन के हिसाब से, जिसमें से 13 पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अच्छा, अब इनमें रशिया का क्या ओपिनियन है, रशिया क्या बताते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अटैक है रशिया इसको एक टेररिस्ट एक्ट कहते हैं। टेररिस्ट एक्ट इसको कहते हैं रशियन ऑफिशियल। बट रशियन मिलिट्री ब्लॉगर्स जो है वो रशियन मिलिट्री के वीकनेस एंड रशियन सिक्योरिटी के वीकनेस के एक इसको एडमिट कर देते हैं। ये कहते हैं कि रशियन लॉन्ग रेंज एयर कैपेबिलिटीज में कुछ वीकनेस वगैरह था। ओके, उसके साथ साथ रशिया ये भी क्लेम करते हैं इनमें से जो भी पार्टिसिपेंट्स थे जो ये एंटायर प्रोसेस में शामिल थे इनमें से कुछ को पकड़ा गया है एंड फर्दर जो इसका इन्वेस्टिगेशन है वो भी शुरू हो गया है। अच्छा, देखेंगे कि देखो बेसिकली हम लोग किस में फोकस करते हैं? हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी पे या फिर हम लोग एयरक्राफ्ट इसमें फोकस करते हैं। पर यहाँ पे एक छोटा सा ड्रोन जो रशिया दुनिया के थ्री मतलब टॉप थ्री जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस होने वाला ऐसा एक देश में आता है, तो इसमें ये देश में एक ऐसा अटैक हो रहा है। यही रशिया के पास से हमने S-400 खरीदा है जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही ज्यादा मदद किया है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के जो ड्रोन से अटैक हुआ है वो S-400 ही उसको डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा रशिया के पास तो S-500 भी है, मतलब और भी अपडेटेड वर्जन है। ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद एक छोटा सा ड्रोन इसका बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देता। ये ड्रोन फीचर्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। जो ये ड्रोन है ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एंड सैटेलाइट इमेज से हमें ये सब पता चलते हैं कि ड्रोन्स फिक्स्ड विंग एंड लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हैं। उसके साथ साथ ये सारे जीपीएस एडेड ड्रोन हैं। पर ये जीपीएस एडेड ड्रोन्स ऐसे बनाया गया ताकि वो रशिया के जो लोकल रशियन जैमर्स है उसके मेजर्स को भी ओवरकम कर जाए। ठीक है, जेट पावर्ड एंड हाईली एंड्योरेंस प्रोपेलर टाइप ड्रोन ये हुआ करता है। एंड उसके साथ साथ ये जो ड्रोन्स है
ये रशियन एयरक्राफ्ट को हिट करते हैं, जिसमें जो ड्रोन्स के पास बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव पेलोड्स इसमें होता है। करीब करीब 5 से लेकर 20 kg का एक्सप्लोसिव पेलोड इसमें लोड हो सकते हैं, ये कहा जाता है। अच्छा, तो देखेंगे कि ये अदर कंट्रीज का रिएक्शन इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का रिएक्शन इसमें क्या है। देखो, इंडिया ने इसके ऊपर डायरेक्ट कोई रिएक्ट नहीं किया है। इंडिया इसके ऊपर एक न्यूट्रली रिएक्ट ये किया है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर बहुत दिन से चल रहा है, वो धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा था। ये अटैक के बाद वॉर का स्कोप है जो वो और बढ़ जाएगा, ये एक है, ये इंडिया बताते हैं। बाकी जो बहुत सारे नेटो मेंबर्स, नेटो कंट्रीज ये कहते हैं कि ये तो सपोर्ट करते हैं यूक्रेन का जो ये अटैक है इसमें यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ अभी ये अटैक के थ्रू हमें ये समझना है कि फर्दर इंडिया को ऐसे कौन सा मेजर्स लेना है जिस मेजर्स के तहत हम फर्दर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और हमारे जो अभी के स्ट्रैटेजीज है उसमें क्या क्या कमी है। पहले हमें ये याद रखना होगा, आपके स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी बहुत अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट्स बना लो, एयरक्राफ्ट्स खरीद लो, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा अच्छा करो, डेवलप करो, पर छोटा सा हमें जो ये ड्रोन सिस्टम है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बेसिकली जो ड्रोन्स है इसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज किया जाता है डिफरेंट वॉर में, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या फिर छोटा मोटा स्ट्राइक वगैरह करने के लिए। पर ये ड्रोन्स डायरेक्टली एक अटैक में मेन पार्ट बन सकते हैं, ये आज तक शायद ही कोई सोचा होगा, और इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाई वैल्यू मिलिट्री प्लेटफॉर्म को भी ये छोटा सा ड्रोन एकदम खत्म कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि कोई भी कंट्री का यूएवी डिफेंस मेजर जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल डिफेंस मेजर जो है इसको अच्छे से डिटेक्ट करना चाहिए, और इसको खत्म करने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वरना आपके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी काम का नहीं होता। अच्छा, इसके साथ ये भी कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जो सब कुछ एयर डिफेंस सिस्टम हो वो अनमैन्ड बन जाएंगे, एंड उसके साथ साथ एआई बेस्ड बन जाएंगे। जैसे कि आपने देखा, ये जो ओवरऑल अटैक हुआ, वो ड्रोन लॉन्च होने से पहले ही सारे जो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स थे उसको रशिया से अलग किया गया एंड रशिया से दूर किया गया कि पे ये डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े और ये ऑटोमेटिक होता रहे। इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब जो सब कुछ हो रहा है वो एआई की मदद से ही हो रहा है, तो हमें एआई को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए डिफेंस सिस्टम को और भी डेवलप करने में। इसके साथ साथ हम लोग के जो कुछ ऐसे भी जगह है जो हमारे रिलायबल कम्युनिकेशन रेंजेस के बाहर है, वो जगह पर भी अटैक करने के लिए प्रिपरेशन रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा जो रशिया में अटैक हुआ है, हम लोग एक बार देखेंगे रशिया में जो ये अटैक हुआ है 4 एयर बेसिस में, वो देखो चारों के 4 एयर बेसिस यूक्रेनियन बॉर्डर से बहुत दूर है। चलो एक बार ये दोनों को हम फिर भी मान लेते हैं, पर बाकी के जो दो है ओलेनिया एयरबेस एंड बेलाया एयरबेस, ये एक तो 1900 किलोमीटर के आसपास एंड दूसरा 4000 किलोमीटर के आसपास लोकेटेड है, फिर भी ये दोनों जगह पर भी अटैक कंडक्ट करवाए गए हैं। तो आने वाले टाइम में हमारे इंडिया के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो कि अनमैन्ड एयर व्हीकल के लिए भी इंपॉर्टेंट मेजर्स ले सकते हैं, एंड हमारे जो ड्रोन सिस्टम है जो हम डिफरेंट पर्पस में यूज करते हैं इंक्लूडिंग इन डिफेंस, हम लोगों को डिफेंस में ड्रोन सिस्टम को और भी ज्यादा यूज करना है एआई के मदद से। ये पूरा स्पाइडर्स वेव ऑपरेशन ना कि सिर्फ इंडिया के लिए, बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी एक सीख है जिसको हम याद करके हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर हमारा टॉपिक खत्म करते हैं। होपफुली द
Video was helpful for you. Thank you everyone.